मेरा नाम काशिफ है और मैं जेहलम के एक गांव का रिहायशी हूँ। नौकरी की गर्ज से मैं इस्लामाबाद आ गया था और कोई हुनर ना होने की वजह से सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था कि तब मेरे एक दोस्त ने मुझ पर रहम खाया और मुझे गाड़ी चलाना सिखा दी। इसी दोस्त की बदौलत मुझे एक बंगले में ड्राइवर की नौकरी मिल गई। घर में सिर्फ मालिक, मालकिन और उनकी बेटी थी। जब मेरे दोस्त ने मेरी जिम्मेदारी ली तो मालिक ने मुझे अपनी बेटी की गाड़ी पर बतौर ड्राइवर रख लिया। मालिक की बेटी एक बड़े कॉलेज में पढ़ती थी और मैं उसकी गाड़ी चलाया करता था। रोज सुबह उसे कॉलेज छोड़ता और वापसी में कॉलेज से लेकर बंगले पहुंचाता। अक्सर वो शाम में अपने दोस्तों की तरफ निकल जाती तो मैं ही उसे लाने ले जाने का काम करता। एक गांव वाला होने की वजह से मैं इज्जत के मामले में बहुत ही ज्यादा सख्त था। मैंने कभी नजर उठाकर मालिक की बेटी की तरफ नहीं देखा था। मालिक की बेटी का नाम ज़ैनब था और वो एक खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मैं हमेशा ही नज़र झुकाकर उससे बात करता। मेरे लिए तो मेरे मालिक और मालकिन काबिले एहतराम लोग थे, जिन्होंने मुझे काम देकर मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मैं मालकिन और मालिक से बहुत ज़्यादा अकीदत रखता था, क्योंकि वो दोनों ही बहुत नेक थे। ज़ैनब रास्ते में मुझसे बातें करती और बहुत सारी बातें मुझे बताती, लेकिन मैं सिवाय सर हिलाने के और कोई जवाब न देता। वो बिला वजह की ज़हीन थी और हर क्लास में अव्वल आती थी। ज़ैनब बीबी मुंह में सोने का नवाला लेकर पैदा हुई थी। मालिक उनकी हर बात फौरन ही पूरी कर देते। ज़ैनब बीबी ने नई गाड़ी की फरमाइश की तो मालिक ने फौरन ही उन्हें नई गाड़ी खरीद कर दे दी। ज़ैनब बीबी मुझे कहने लगी, देखो मैंने तुम्हारे लिए नई गाड़ी ले ली है। उनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। वो अक्सर ही बातों बातों में मुझे छेड़ती थी और मेरे साथ फ्री होने की कोशिश करती, लेकिन मैं कभी अपनी हद से तजावुज़ न करता। ज़ैनब बीबी जब भी शॉपिंग पर जाती तो वो मेरे लिए भी कुछ न कुछ ज़रूर लेकर आती। ज़ैनब बीबी की कम उम्री में ही मंगनी हो गई थी और वो शादी के बाद अपनी खाला के घर जाने वाली थी। ज़ैनब इसी गाड़ी में अक्सर ही फ़ोन पर अपने दोस्तों से बातें कर रही होती, जिसमें उनके मंगेतर का भी कहीं न कहीं नाम आता। लेकिन मैं कभी उनकी बात सुनने की कोशिश नहीं करता था और अपना ध्यान इधर-उधर लगाए रखता। सर्दियों के दिन थे कि जब मालिक और मालकिन को अचानक ही अमेरिका जाना पड़ा, क्योंकि मालिक के बड़े भाई जो अमेरिका में रिहाइश पजीर थे, उनकी हालत बहुत ही नाजुक थी और वो अपने आखिरी वक्त में अपने भाई को अपने पास देखना चाहते थे। ज़ैनब बीबी के इम्तिहानात सर पर होने की वजह से मजबूरन वो दोनों अपनी इकलौती बेटी को घर पर ही छोड़ गए। मालिक ने जाते जाते मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी थी कि मैं ज़ैनब बीबी को कॉलेज लाने ले जाने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करूं और उनका ख्याल रखूं। क्योंकि मुझे मालिक के साथ काम करते हुए 2 साल होने वाले थे, इसीलिए वो लोग मुझ पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। मालिक को अच्छे से इल्म था कि मैंने कभी भी उनकी बेटी की तरफ नज़र भर के नहीं देखा था। मालिक और मालकिन 2 महीने के लिए अमेरिका चले गए और मैं उनके पीछे पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगा। कुछ ही अरसे बाद मेरी छोटी बहन की शादी थी और इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मैं ज़ैनब को कॉलेज छोड़कर करीब ही एक मैकेनिक की दुकान पर चला जाता और वहाँ बैठकर काम सीखता, ताकि फारिग वक्त में ये काम भी कर सकूं। मालिक के पास से 8 बजे मेरी छुट्टी हो जाया करती थी और मैं चाहता था कि इसके बाद मैकेनिक की दुकान पर बैठकर काम करूं, ताकि जल्द से जल्द मेरे पास इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपनी बहन की शादी के लिए गांव भिजवा सकूं। जितना अरसा मालिक मौजूद नहीं थे, मुझे काम से जल्दी फरागत मिल जाया करती थी, क्योंकि ज़ैनब बीबी ज़्यादातर घर में ही रहा करती थी। देखते ही देखते 1 महीने का अरसा गुजर गया और मालिक के बड़े भाई जिंदगी की बाजी हार गए। उस रात ही मेरे पास ज़ैनब का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और मैं उनके पास आ जाऊं, शायद उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़े। बीबी जी की बात सुनकर मैं परेशान हो गया। रात के इस पहर मेरा बंगले के अंदर जाना कुछ मुनासिब नहीं था, लेकिन बीमारी की हालत में मैं भी ज़ैनब जी को अकेला नहीं छोड़ सकता था, जबकि वो अपने ताया के मौत के गम में थी। पूरी रात मैं उनके साथ ही रहा और उनका ख्याल रखता रहा। वो शदीद बुखार में तप रही थी और नीम बेहोशी की हालत में रही। मैं सारी रात उनके पास बैठा रहा और सुबह तक उनकी हालत कुछ बेहतर हुई, तो मैं वापस अपने क्वार्टर में चला आया। वक्त तेजी से गुजरता रहा और उस दिन के बाद से ज़ैनब बीबी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहने लगी। वो बहुत ही ज़्यादा खोई खोई सी रहने लगी। मुझे लगा शायद वो अपने माँ बाप की जुदाई में परेशान हो गई है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि दरअसल हकीकत क्या है।
मालिक ने मजीद 1 महीना अपने भाई के बच्चों के पास गुजारा और पूरे 2 महीने बाद वो दोनों घर वापस आए तो मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। लेकिन उस वक्त मेरे कदमों तले जमीन निकल गई जब मालिक ने पास पड़ा डंडा उठाकर मुझे पीटना शुरू कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो मालिक इस कदर गुस्से में है कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। और जब मुझे पूरी बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कदमों तले से जमीन खींच ली है। क्योंकि ज़ैनब बीबी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया था। वो कह रही थी कि ये बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ बाप को फ़ोन पर नहीं बताई कि कहीं मैं उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचा दूँ। मैंने हैरत से ज़ैनब बीबी को देखा, जो कमाल ढिठाई से झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैं तो ज़ैनब बीबी को बहुत ही सीधा-साधा और मासूम समझता था, लेकिन उन्होंने तो मेरे ही किरदार को दागदार कर दिया था। मालिक मेरी कोई बात सुनने को राज़ी नहीं थे और ज़ैनब बीबी अपने झूठ से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो कह रही थी कि ये बात डर के मारे उन्होंने अपने माँ-बाप को फ़ोन पर नहीं बताई, क्योंकि ज़ैनब बीबी की मंगनी टूट गई थी और इस वजह से मालिक मेरे से बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। ज़ैनब बीबी के होने वाले ससुर ने ज़ैनब के दुष्चरित्र होने की वजह से रिश्ता तोड़ दिया था। इसीलिए ज़ैनब के वालिद ने रिश्ता तोड़ने की वजह मुझे ठहराया था। मालिक ने पुलिस को बुलाकर मुझे जेल में डलवाने का फैसला किया था, लेकिन ज़ैनब बीबी ने उन्हें रोक दिया था। ज़ैनब ने अपने वालिद को कहा कि ऐसा करने से उनकी इज्जत पर आँच आएगी। ज़ैनब के वालिद मुझे नौकरी से निकाल चुके थे और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान था। मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं था और इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिल रही थी, जबकि मेरी बहन की शादी सर पर आ गई थी। मैं मालिक के दिए हुए सर्वेंट क्वार्टर में रहता था और अब मेरे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी। इसीलिए मैं मजबूर होकर दोबारा मालिक के दर पर गया और उन्हें अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाना चाहा। लेकिन मालिक ने मेरे सामने ऐसी शर्त रखी कि मेरे होश उड़ गए। मालिक ने मुझसे कहा, तुम्हें ज़ैनब से कुछ महीने के लिए शादी करनी होगी। ज़ैनब का मंगेतर भी उसे छोड़कर चला गया है और इससे पहले के ज़माने में हमारी बदनामी हो, हम ज़ैनब को तुम्हारे साथ रुखसत कर देंगे और तुम उसे अपने साथ अपने गांव ले जाना। जब हालात सही हो जाएंगे तो उसके बाद हम ज़ैनब को वापस ले लेंगे। मैं जानता था कि ज़ैनब ने झूठ बोला है, लेकिन इसके बावजूद मैं उस पर राज़ी हो गया था, क्योंकि मुझे अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की ज़रूरत थी और इतने पैसे मुझे सिर्फ मालिक ही दे सकते थे। इसीलिए मैंने ज़ैनब से शादी करने के लिए हामी भर ली और उसके साथ निकाह करके उसे गांव ले आया। ज़ैनब बहुत खामोश थी और मैंने भी गांव पहुंचने तक सारा रास्ता उससे कोई बात ना की थी। निकाह के फौरन बाद हम दोनों गाड़ी के जरिए गांव आ गए। मेरी माँ और घरवाले ज़ैनब को देखकर हैरान रह गए और जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मैंने शादी कर ली है तो मेरी माँ दंग रह गई और कहने लगी, इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई भी नहीं। तेरी शादी को लेकर मेरे कितने अरमान थे। लेकिन फिर ज़ैनब की मौजूदगी को महसूस करते हुए मेरी माँ खामोश हो गई और ज़ैनब को प्यार करने लगी। ज़ैनब बहुत ही खूबसूरत थी और इतनी प्यारी बहू देखकर मेरी माँ की सारी शिकायतें दूर हो गईं और वो ज़ैनब को मेरे कमरे में ले गई और उसे गांव की औरतों की तरह सजाने लगी। मैं बहन की शादी के इंतजामात देखने लगा। शाम ढले जब कमरे में आया तो ज़ैनब दुल्हन के रूप में मेरे बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसे देखकर मैं शशतर रह गया। वो कोई हूर परी मालूम होती थी। पहली नज़र में ही मैं अपनी बीवी पर दिल हार बैठा था। लेकिन मैं कैसे भूल सकता था कि मेरी इसी बीवी ने मुझे किस तरह बदकिरदार साबित किया है। मैं उसके करीब बेड पर आकर बैठा तो वो खौफ के मारे लरजने लगी। वो अच्छे से जानती थी कि उसने मुझसे किस तरह शादी की है। इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, वो खुद ही रोने लगी और मेरे कदमों में बैठ गई। उसके आंसू मेरे दिल पर गिर रहे थे, क्योंकि मैंने उसे हमेशा ही बहुत मुखलिस और अच्छा पाया था। ज़ैनब रोते हुए मुझसे कहने लगी कि उसने जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया है वो उसके लिए शर्मिंदा है और उसे अपनी गलती का पूरी तरह एहसास है। लेकिन ये सब कुछ उसने मुझे बदनाम करने के लिए नहीं किया है, बल्कि बहुत ही मजबूरी में किया है। मैंने कहर बरसाती निगाहों से ज़ैनब को देखा और उसे साफ लफ्ज़ों में कह दिया, तुमने कितनी ही मजबूरी में ये सब क्यों ना किया हो, लेकिन तुम्हारे इस अमल से मेरी इज्जत 2 कौड़ी की भी ना रही। तुम अपना गुनाह मेरे सर थोपकर सुरखरू हो गईं और मैं बेगुनाह होते हुए भी अपने मालिक की नज़रों में गिर गया। मैं चाहकर भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं इतना कमज़र्फ नहीं हूं कि अपने निकाह में आई औरत के साथ कोई ज़्यादती करूं। इसीलिए तुम इस कमरे में आसानी से रह सकती हो, तुम्हें किसी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं होगी। और जब तुम अपने गुनाह को इस दुनिया में ले आओ तो यहाँ से जाने पर भी आज़ाद होगी। मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आऊँगा। मैं ज़ैनब को अपने कदमों से उठाकर बेड पर बिठाते हुए कमरे से बाहर निकलने लगा जब ज़ैनब के लफ्ज़ों ने मेरे कदमों को जंजीर कर दिया।
वो कहने लगी, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है कि जिसके आने तक मुझे यहाँ इंतजार करना पड़े। ना ही मैंने आपको आपके मालिक की नज़रों में गिराया है, बल्कि आपके मालिक तो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और वो आप पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। और इसीलिए आपके मालिक ने अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ आपको सौंप दी है और मुझे ये हुक्म दिया था कि मैं शादी के बाद आपको सारी हकीकत बता दूं। ज़ैनब की बातों ने मुझे हैरान कर दिया था। मैं पलटकर ज़ैनब का चेहरा देखने लगा, जहां मासूमियत छाई हुई थी। वो इस वक्त एक 20 साल की मासूम सी लड़की थी जो न जाने किन हालात से गुजर रही थी। ज़ैनब कहने लगी कि उसके वालिद ने मुझसे ये झूठ कहा है और उसके वालिद ने ये सब बहुत मजबूरी में किया है, क्योंकि वो अपनी बेटी की जान बचाना चाहते थे। ज़ैनब ने मेरे करीब आकर मेरा हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मुझे अपने साथ बेड पर बैठ गई। ज़ैनब बहुत धीमे लहजे में मुझे अपनी सच्चाई बता रही थी और मैं गुमसुम सा उसकी बात सुन रहा था। ज़ैनब कहने लगी कि उसकी खाला ने बचपन से ही अपने बेटे के लिए उसका रिश्ता मांग रखा था और ज़ैनब के वालिद ने अपनी साली की अच्छी आदतें देखकर ज़ैनब का रिश्ता अपनी बीवी के भांजे से तय कर दिया था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ज़ैनब के वालिद को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि ज़ैनब का मंगेतर कामरान माँ बाप का इकलौता बेटा होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका था। उसके पास न पैसे की कमी थी और न ही कोई रोक टोक करने वाला। कामरान की वालिदा कभी भी अपने बेटे को गलत बात पर ना टोकती थीं और जैसे जैसे कामरान उम्र की सीढ़ियां तय करता जा रहा था, वो मजीद बिगड़ता जा रहा था। ज़ैनब बताने लगी कि जिन दिनों उसके माँ बाप अमेरिका गए हुए थे, कामरान ने कई दफ़ा उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश की और एक दफ़ा तो वो नशे में धुत घर आया और ज़ैनब पर तशद्दुद करना चाहा, लेकिन उसने खुद को कमरे में बंद करके बचा लिया और इसी खौफ से वो बुखार में मुब्तला हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने बचाव के लिए क्या करे, क्योंकि उसे खौफ था कि कामरान दोबारा घर में दाखिल हो सकता है। इसलिए उसने सारी रात मुझे अपने कमरे के बाहर बिठाए रखा। वो कामरान से कहीं ज्यादा मेरे किरदार पर भरोसा करती थी। अपने माँ बाप के वापस आते ही उसने एक एक बात अपने बाप को बताई। ज़ैनब के बाप ने कामरान की माँ से बात की कि वो अपने बेटे को समझाएं कि जब ज़ैनब से शादी करनी है तो इस तरह की हरकतें करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन कामरान की माँ ने ये कहकर बात खत्म कर दी कि बच्चे हैं, थोड़ी बहुत गलतियां तो करते ही हैं। ज़ैनब क्यों इतने पुराने ख्यालात की मालिक है। ज़ैनब कहने लगी कि जब अब्बा को एहसास हुआ कि उन्होंने कितना बड़ा गलत फैसला लिया है, क्योंकि कामरान के इतने ज़्यादा बिगड़ने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ है, तो वो शादी के बाद भी ऐसी घटिया हरकतें कर सकता है। मेरे बाप ने जैसे ही कामरान के साथ मेरा रिश्ता खत्म करने की बात की, तो कामरान धमकियों पर उतर आया और उसने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा कि वो मुझे किसी सूरत नहीं बख्शेगा। अब्बा ज़ैनब को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थे जब उन्हें लाउंज के शीशे के पार तुम गाड़ी साफ करते दिखाई दिए। मैंने अब्बा को ये भी बताया था कि ताया के इंतकाल वाली रात तुमने सारी रात बैठकर मेरी हिफाजत की थी। अब्बा को अंदाज़ा हो गया था कि तुम एक पुख्ता किरदार के मालिक हो, इसलिए अब्बा ने ये फैसला किया कि वो तुमसे मेरी शादी करवा दें और कामरान से फौरी तौर पर छुटकारा हासिल कर लें। लेकिन कामरान ये शादी इतनी आसानी से नहीं होने दे सकता था, इसलिए अब्बा ने खाला को यही बात बताई कि ज़ैनब का ड्राइवर के साथ चक्कर है। खाला ने खुद ही ये रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि वो इज्जतदार लोग ऐसी लड़की को बहू नहीं बना सकते थे। अब्बा तुम्हें पहले ही रोज सारी हकीकत बता देना चाहते थे, लेकिन अब्बा को डर था कि अगर तुमने शादी से मना कर दिया तो वो क्या करेंगे। इसीलिए जानबूझकर देखते ही मारना शुरू किया और तुम पर इल्जाम लगाया और तुम्हें नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि अब्बा जानते थे कि तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। अब्बा को यकीन था कि तुम खुद ही पलट कर वापस आओगे तो वो शादी की शर्त रख देंगे। अब्बा का मंसूबा कामयाब हो गया था और जब तुम्हें शहर में कोई ठिकाना ना मिला तो तुम खुद अब्बा के दर पर चले आए और अब्बा ने शादी की बात रखकर अपना मसला हल कर लिया और अब्बा ने मुझे रुखसत करके तुम्हारे साथ गांव भेज दिया ताकि कामरान हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब्बा जानते थे कि तुम एक बड़े ज़र्फ के मालिक हो और सारी सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे कबूल कर लोगे। अब्बा को दुनिया की परख थी और अब्बा पहले ही दिन से ये कहते थे कि तुम बिल्कुल भी लालची आदमी नहीं हो, बल्कि एक पुख्ता किरदार के नेक इंसान हो। तुम चाहो तो मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि मैं पाक दामन हूँ। बहुत मजबूरी में अब्बा ने मुझे तुम्हारे निकाह में दे दिया है और मैंने अपने पूरे दिल से तुमसे निकाह किया है, क्योंकि मैं खुद भी तुम्हारी अच्छाई की गवाह हूँ। हो सके तो मुझे और मेरे बाप को बस एक झूठ के लिए माफ़ कर दो। ज़ैनब की आंखों से आंसू टपक रहे थे और मुझे इन आंसुओं में एक बाप बेटी की बेबसी दिखाई दे रही थी। ज़ैनब एक बहुत ही प्यारी लड़की थी, जिसे शायद खुदा ने इस तरह मेरे नसीब में लिखा था। मेरी माँ ने बहन की शादी की रस्मों के साथ साथ मेरी भी शादी की रस्में शुरू की।
मैं हर दिन अपनी बीवी को गांव के रस्म और रिवाज के हिसाब से सजता संवरता देखकर खो सा जाता था। ज़ैनब ने अपने बाप को फ़ोन करके बताया था कि यहाँ हमारी शादी की रस्में हो रही हैं। तो ज़ैनब के माँ बाप भी खामोशी से मेरे गांव आ गए थे और वो भी हमारी शादी में शरीक हो रहे थे। मेरे मालिक आते ही हाथ जोड़कर मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी थी, लेकिन मैं तो उन्हें पहले ही माफ़ कर चुका था। मैं खुद एक बहन का भाई था और मुझे अच्छी तरह अंदाज़ा था कि कोई भी बाप या बहन अपनी बेटी की शादी किसी भी ऐसे शख्स से नहीं कर सकता जो बदकिरदार हो। एक बात जो मुझे अच्छी तरह समझ आ गई थी, वो ये कि अपने बच्चों की किस्मत के फैसले उनके बचपन में नहीं करने चाहिए, क्योंकि बड़े होकर वो न जाने कौन सा रास्ता इख्तियार करें और उनके दिल में किसी और की मोहब्बत घर कर जाए। आप इस बात से वाकिफ नहीं हो सकते, और आपकी बहन या बेटी इतनी अर्जान नहीं होती कि आप उसे किसी बदकिरदार शख्स के साथ ब्याह दें जिसके दिल में किसी और की तस्वीर हो।